जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो हम लोग के 10वीं क्लास का जो विज्ञान है और इसमें आपका जो बायोलॉजी है, जिसमें आपके 15वें अध्याय में जो है यहाँ पर दिया गया है हमारा पर्यावरण। तो इसमें हम लोग जो है एक एक करके इनके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि जो आपका लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है, जिसमें से हम लोगों का पहला सवाल दिया गया है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से हम लोगों की रक्षा करती हैं। यानी कि जो सूर्य होते हैं और ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों के वायुमंडल के समतापमंडल में पाया जाता है। और यह जो ओजोन परत होता है, यह कौन सी जो है विकिरण ऊर्जा को से हम लोगों को सुरक्षा देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ओजोन परत होता है, यह परावैंगनिक किरणों से हम लोगों की रक्षा करती हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि उत्पादक किसे कहते हैं। यानी कि सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद भोजन बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यानी एक ऐसा शैवाल जो आपके कहाँ रहते हैं, नदी तालाब पोखर में रहते हैं और ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है अगला सवाल है कि उत्पादक खाद्य पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, उत्पादक जो होते हैं यानी हम लोगों के जो पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं, प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज लवण और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और इस दौरान जो है ना, वे क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों जैसे आपके शर्करा हो गए, मंड हो गए, इसमें वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि उत्पादक खाद्य पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की मदद से करते हैं, जिसमें पौधे क्या करते हैं, प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण, इस सब की उत्पत्ति में जो है यहाँ पर इन सबों की जो है उपस्थिति में जो है जल खनिज लवण की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल है कि UNEP का पूरा नाम लिखें। तो UNEP का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, यानी हिंदी भाषा में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। उसके बाद अगला सवाल है कि पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटक के नाम बताएं। यानी कि यहाँ पर जो है अजैव घटक का मतलब होता है निर्जीव घटक। क्या होता है, निर्जीव घटक होता है। यानी कि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो क्या होते हैं, सजीव को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सजीव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे आपका जलवायु कारण हो गया, जिसमें आपका तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, ये सब क्या हैं, आपके जलवायु कारक हैं। और दूसरा कारक है आपका अकार्बनिक कारण, जिसमें नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, ये सब के सब क्या हैं, निर्जीव घटक हैं। तो हम लोग यहाँ पर निर्जीव को क्या कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर्स करेंगे कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अब सवाल होता है अपघटित किसको कहते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, जटिल रूप से सरल रूप में बदल जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, आपके मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा
अपघटित हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। यानी सजीव हो गए, जंतु हो गए, उनका शरीर हो गया, उनके जो उत्पाद होते हैं ना, वह क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा वह जटिल रूप से सरल रूप में बदल जाता है। इसका मतलब वह मिट्टी में मिल जाता है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। चलिए उसके बाद है आपका मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दें। यानी कि ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम लोगों ने या जो है स्वयं मनुष्य ने बनाया है। तो इस तरह से जो है आपका बगीचा है, खेत है, यानी कि जो फसली क्षेत्र होता है इसको हम लोग खुद बनाते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ें। अगला सवाल है कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भाग में बांटा गया है। तो जीवों को ना भोजन के आधार पर, क्योंकि जीवन निर्वाह यानी भोजन के आधार पर हम लोग जो है इसको उत्पादक में, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, जंतु रखे गए हैं, है ना। और उसके बाद जो है आपका अपघटक, जिसमें क्या रखा गया है, सूक्ष्म जीव रखा गया है। यानी कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, विषाणु हो गए, ये सब के सब क्या हैं, अपघटक हैं, जो क्या करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। जटिल जीवों को क्या करते हैं, सरल रूपों में बदलने का काम करते हैं। उसके बाद है नवा सवाल है कि चाय पीने के लिए कुल्हड़, जिसको हम लोग मिट्टी का पात्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये जो है ना आपके, जैसे कि कुल्हड़ का जो पात्र होता है इसको बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी मिट्टी अगर हम लोग लेंगे तो यह क्या करेगा, जो मिट्टी पर जो उत्पादक होते हैं यानी घास होते हैं, इस पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुल्हड़ वाले जो हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होगी, तो इस मिट्टी को जो है ना, क्योंकि उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा तो उससे क्या होंगे, जो पौधे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए उसके बाद जो है अगला सवाल है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है हम लोगों का मानव निर्मित हो गया, उसके बाद निर्वाह हो गया, और उसके बाद क्या है, मिट्टी के पात्र। उसके बाद अगला सवाल है कि उपभोक्ता को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं, कि नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, है ना। ये सब के सब क्या हैं, आपके उपभोक्ता का जो है ना हिस्सा है। यानी इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, किस में करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में करते हैं। किस में करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में करते हैं, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता में करते हैं, और एक क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये सब आप सबों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो कहेंगे शाकाहारी होता है, द्वितीयक क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, है ना। तो इस तरह से। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ना कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये जो स्वपोषी जो होते हैं ना, सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ना रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सूर्य में जो पाया जाता है सनलाइट यानी प्रकाश पाया जाता है, वो जो पौधे होते हैं ना, वह क्या करता है, सौर ऊर्जा को यानी कि जो मौजूद ऊर्जा होती हैं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार से बनती हैं। तो वायुमंडल के उच्चतम स्तर पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से क्या होता है, ऑक्सीजन अणुओं में टूट जाते हैं, और उसके बाद पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या कर लेती हैं, ओजोन बना लेती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझें कि ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, O3 होता है ना। और जब क्या होता है कि वायुमंडल में यानी ऑक्सीजन पर जो है सूर्य का परावैंगनिक प्रकाश पड़ेगा, है ना, यानी कि सनलाइट पड़ेगा, तो यह क्या होता है, 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या होता है, 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है।
तो अब जो ये नवजात ऑक्सीजन है पर्यावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस नवजात ऑक्सीजन के साथ मिल कर करने क्या बनाता है, O3 बनाता है। तो इसी तरह से ओजोन का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें कि अग्निशमन और शीतलन के लिए काम में लाया जाने वाला जो रसायन का नाम लिखें। यानी कि जो हम लोग के अग्निशामक होते हैं, फायर ब्रिगेड्स वाले जो होते हैं, और शीतलन यानी AC वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, तो उसमें जो रसायन जो इस्तेमाल होता है उसका क्या नाम है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन होता है वो है आपका CFC। और आपके बिहार बोर्ड में ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये आपका पूछा जाता है पूरा नाम में, है ना, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए उसके बाद है कि पोषण के आधार पर कीट कैसे जीव हैं। कीट को हम लोग कहाँ रखते हैं भाई, तो प्राथमिक उपभोक्ता में रखते हैं। अब कहिएगा कैसे, क्योंकि देखिए घास है ना, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है ना। टिड्डा के बाद क्या है आपका मेढक है कि नहीं, मेढक के बाद क्या है, सर्प है, और सर्प को कौन खाता है, आपका पक्षी खाता है या बाज खाता है कि नहीं। तो इस तरह से कह रहा है कि कीट कहाँ रखे गए, तो कीट देख लीजिए, इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, इसको उपभोक्ता कहते हैं। तो कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो हम लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, कीट कैसे जीव हैं, तो कहेंगे कीट प्राथमिक उपभोक्ता हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, साग सब्जी यानी पेड़ पौधे को खाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जीवधारी कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होती हैं। यानी कि जो फूड चेन होता है यह लंबा क्यों होता है, तो देखिए जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी उतना ही यह आहार श्रृंखला लंबा होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी जो है ना बहुत सारे चीज़ों को खाएगा, बहुत सारे जीवों को खाएगा, जैसे अगर सर्प की बात करें तो सर्प मेढक भी खा लेता है, खरगोश भी खा लेता है, पक्षी भी खा लेता है, या कोई जो है बड़े जीव हैं, या कभी कभी मनुष्य को भी यह निगल जाता है। फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा कि बड़े बड़े सांप जो होते हैं वह मनुष्य के बच्चे को या मनुष्य को ही निगल लाता है कि नहीं। तो जितना आपका जो कोई भी स्तर होगा वह अलग अलग प्रकार के जीवों को भक्षण करेगा, उतना ही आहार श्रृंखला क्या होगा, लंबा होगा। चलिए उसके बाद देखें पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि परिभाषा पूछा जा रहा है। तो क्या है, वातावरण के जैविक और अजैविक कारक। जैविक किसको बोले, सजीव को बोले, किसको बोले, सजीव को बोले। अजैव किसको बोले, निर्जीव को बोले। निर्जीव में क्या हो गया आपका, हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। सजीव में क्या हो गए, पौधा रखा गया है, जंतु रखा गया है, और सूक्ष्म जीव रखा गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जैविक कारक है जिसमें सजीव रखे गए हैं, और अजैविक कारक में क्या रखे गए, निर्जीव रखे गए हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, तापमान है, ये सब रखा गया है। तो इन्हीं दोनों का जो सम्मिलित रूप है ना, यानी कि जो अंतःक्रिया है ना, आपस में जुड़े रहते हैं, उसी से क्या बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। चलिए उसके बाद है पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो ये जो पिरामिड होता है ना, एक प्रकार का क्या है, प्रदर्शन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो आप त्रिभुजाकार संरचना देख रहे हैं, यह जो है ना हमारे पारिस्थितिक तंत्र में या आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किसके आधार पर जी, तो संख्या के आधार पर हम लोग दर्शाते हैं, यानी कितना नंबर है। उसके बाद जैव भार के आधार पर हम लोग दर्शाते हैं, और ऊर्जा के आधार पर दर्शाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। यानी कि हम लोग किसको उत्पादक को, उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को, अलग अलग स्तर क्या हो गया,
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार संरचना में प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखें कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण के साथ साथ कुछ कुछ जो है ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास भी होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें कि किस कार्यक्रम में सहानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के ऊपर सीमित रखा जाए। तो यह किया गया था आपका 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में इसकी क्या हुई थी, सर्वानुमति हुई थी कि सीएफसी के उत्पादन को क्या किया जाए, सीमित रखा जाए, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए। चलिए ऊर्जा की पिरामिड की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह क्या होता है, सदैव सीधा होता है। क्या होता है, सदैव सीधा होता है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब कहिएगा क्यों होता है भाई ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा। इसीलिए होता है क्योंकि जो हम लोगों के उत्पादक होते हैं वह क्या करते हैं, यह हम लोगों के जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, पौधा में होगा, और पौधा को हम लोग आधार पर रखते हैं। तो इसीलिए यह क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, किन्हीं 3 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के नाम बताएं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग का हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, है ना, और उसके बाद जो है आपका जंगल हो जाएगा, वन हो जाएगा, झील हो जाएगा, मरुस्थल भी आ जाएगा इसमें, है कि नहीं, मरुस्थल। तो ये सब कौन बनाया है, प्रकृति बनाई है। तो प्रकृति द्वारा जो बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा, प्राकृतिक वाला, है ना। चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितना % भाग जैव मात्रा में बदलता है। तो ये किस में बदलता है, 10% का जो है यह भाग क्या हो जाता है, जैव भार में बदल जाता है। उसके बाद है कि अगला सवाल कि किस तरीका में बदलाव से जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे कि पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से और जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में वृद्धि हुई है। अब क्यों भाई, क्योंकि पैकेजिंग के लिए यानी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं, पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांच के बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदेह है। अब क्यों है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं यह सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित नहीं हो पा रही हैं। क्या नहीं हो पा रही हैं, अपघटित नहीं हो पा रही हैं, मतलब यह जैसा का तैसा रह रहा है हमारे पर्यावरण में। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, हमारे पर्यावरण में यह क्या करता है, कचरा में अत्यधिक वृद्धि करती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें लघुत्रात्मक जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल से लाभ है। तो क्या लाभ है, इसीलिए क्योंकि कागज़ के डिस्पोजेबल कपों का जो है निस्तारण आसानी से हो सकता है। यानी कि यहाँ पर निस्तारण से मतलब है आसानी से यह क्या हो सकता है, सरगल सकता है ना, सरगल सकता है। यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है सरगल जाएगा, यानी लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इसी को जो है इस्तेमाल किया गया है निस्तारण, है ना, यानी अपघटित हो जाएगा, तथा इन्हें पुनः चक्रण करके जो है उपयोग कर सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोजेबल कप का ही इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जो है इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं कि हम लोगों को जो है ना पर्यावरण मित्र बनने के लिए जो है क्या क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, और जो वीडियो का लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम अपनी आदतों में कौन कौन सा बदलाव करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें कि पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर
प्रतिबंध आवश्यक क्यों है? तो देखिए, पॉलीथीन का जो हम लोग उपयोग करेंगे, इस पर क्यों रोक लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि पॉलीथीन क्या है आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि ये सड़ते गलते नहीं हैं, मतलब इसका अपघटन नहीं हो पाता है। और उद्योग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रसायन से जो है ये तैयार किए जाते हैं, तो उपयोग के बाद हम लोग इसको फेंक देते हैं और इससे क्या होती हैं, गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब पॉलीथीन की जो थैली हैं वह सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित नहीं हो पाता है, तो यह क्या कर जाता है, कचरा फैल जाता है इससे। चलिए इसमें देखें कि जैव निम्नीकरणीय होने के कारण जो है, अनिम्नीकरणीय होने के कारण जो है अपघटन नहीं हो पाता है, जिससे इसकी मात्रा जो है बढ़ती चली जा रही है और इसका आसानी से निस्तारण भी नहीं हो पाता है, मतलब यह जो है मिट्टी में नहीं मिल पाता है। दूसरा है यह आवारा पशुओं द्वारा खाद्य पदार्थ, यानी कि जो शहरी इलाकों में जो है क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गाय भैंस होते हैं जो क्या किया जाता है, रोड साइड चलते रहते हैं और वह खाने की तलाश में कभी कभी क्या करता है, पॉलीथीन के पैकेट्स खा लेते हैं, है ना, या बहुत सारा प्लास्टिक का जो है शरीर के अंदर ले लेता है, तो वह नहीं पच पाता है ना, और इस तरह से जो उसके आहार नल में एकत्रित होकर के कभी कभी जो है जीव की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए पॉलीथीन पर क्या लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, पीरकनाशी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार के जैव आवर्धन की समस्या से उत्पन्न कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अविषाणु प्रदूषणों का, यानी कि जो अविषाणु प्रदूषक होते हैं का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, इस श्रृंखला के शीर्षस्थ स्तर पर उसके अधिकतम सौंदर्य को जैव आवर्धन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है अविषाणु प्रदूषकों तथा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके श्रृंखला के शीर्षस्थ स्तर पर इसका अधिकतम सौंदर्य हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। चूँकि कीटनाशी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, कीटनाशी हम लोग किसको कहते हैं या पीरकनाशी किसको कहते हैं, कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हम लोग के चाह वाले नहीं होते हैं, यानी कि बहुत सारा ऐसा जंगली पौधा, उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए क्या करते हैं, पीरकनाशी या कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अपघटन नहीं हो पाता है और वह पानी में बह करके कहाँ चला जाता है, नदी तालाब में चला जाता है, और वह मिट्टी के इन पदार्थों द्वारा जल और खनिजों के साथ साथ अपघटित हो जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको सोख लेता है वहाँ के पौधे जंतु, तो जलाशय में क्या कर जाते हैं, जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं और इस वजह से ना बहुत सारे जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन पौधे क्या करते हैं, खूब ग्रो करते हैं, मतलब पौधे में क्योंकि पोषक तत्व है यहाँ पर, तो बह करके कहाँ चला जाता है, जलाशय में चला जाता है, नदी तालाब में चला जाता है, तो इस प्रकार आहार श्रृंखला में वो प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण ना प्रत्येक पोषी स्तर पर यह क्या हो जाते हैं, संग्रहित होते जाते हैं, माने कि वह जमा होते चले जाते हैं ना। तो चूंकि सभी आहार श्रृंखला में मानव शीर्षस्थ है, यानी कि मनुष्य जो होता है ना वह टॉप पर होता है, माने इसको खाने वाला कोई नहीं होता है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, जिसे हम लोग जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखें कि पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता होते हैं, इन्हें किन श्रेणी में बांटा गया है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटे हैं, हम लोग यहाँ पर जो है लगभग जो है यहाँ पर 3 श्रेणी या 4 श्रेणी में बांटे हुए हैं, जिसमें शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और परजीवी है। तो इस स्थिति में जो है शाकाहारी जीव कौन है, बकरी और खरगोश है। मांसाहारी में क्या है, सांप और शेर है। मानव और कॉकरोच किस में रखे गए हैं, सर्वाहारी में रखे गए हैं। यानी कि यह क्या खाता है, साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, जीवों को भी खा लेता है। परजीवी में क्या है, जो मना हो गया आपका ढिलवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिकुलस। तो याद रखिएगा ये बात, जो मनुष्य में क्या होता है, सिर में जो बाल होते हैं और बाल में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो हैं जो जू होते हैं, माना कि आपके
इंसेक्ट वगैरह यानी कीड़े टाइप के होते हैं जीव, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कहते हैं। तो उसको किताबी भाषा में क्या कहते हैं, पेडिकुलस कहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो ढिलवा होता है उसी का नाम क्या है, पेडिकुलस होता है। और दूसरा क्या है, अमरबेल, जिसको क्या कहते हैं, कसकुट्टा कहते हैं। चलिए उसके बाद है निम्न का स्पष्टीकरण देते हुए कारण बताएं। पहला है आपका, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र CO2 की उपलब्धता के कारण नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रख सकता भाई, क्योंकि हरे पौधों की मौजूदगी में अपना जो आहार बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि पौधे भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, समझ गए। चलिए दूसरा है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनों का होना बहुत ज़रूरी है। अपघटक किसको बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव को बोलते हैं, है ना, जीवाणु वगैरह को बोलते हैं, विषाणु को बोलते हैं, कवक को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, होना क्यों आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जो मृत जीवों को यह क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, और वह उन्हें क्या कर देते हैं, पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कचरा को यह साफ करते हैं। उसके बाद अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र में समस्त उत्पादकों को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादक को हटाएंगे यानी पौधा को हटा देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, है ना, और जंतु क्या खाएंगे। तो इसके लिए जो है सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि दुनिया में जितने जीव हैं वो पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए अगर उत्पादक को हटा देंगे तो उत्पादक जो है वो नहीं रहेंगे तो उपभोक्ता भी मर जाएंगे, है कि नहीं। उपभोक्ता क्या हो जाएगा, माने जंतु हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जंतु पौधे पर ही तो आश्रित रहते हैं ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि कुछ जीवों की सूची दी जा रही है ना। इसमें जैसे आपका है, पहला घास है, बाघ है, सांप है, मेढक है, मक्का है, टिड्डा, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, मकड़ी, छिपकली, मौत, गेहूं, फल, खरगोश, मोर, ये सब के सब हैं। अब कह रहा है कि श्रृंखला बनाना है, खाद्य श्रृंखला बनाना है, जिसमें हम लोगों का पहला हो जाएगा घास आ जाएगा, टिड्डा आ जाएगा, छिपकली आ जाएगा। ये क्या है, पहला आहार श्रृंखला है। दूसरा हो गया मकई है, चूहा है, सांप है, मोर है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा आहार श्रृंखला। उसके बाद है प्राथमिक उपभोक्ताओं की सूची। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पर शाकाहारी जीव, जैसे मौत है, गिलहरी, खरगोश, चूहा, टिड्डा, ये सब क्या हैं आपके प्राथमिक यानी शाकाहारी जीव हो गए आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी दो द्वितीयक उपभोक्ता का नाम, तो बाघ हो गया और मोर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें कि अपमार्जक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में इसकी क्या भूमिका है, या जो है इसकी भूमिका क्यों है, किसका, अपमार्जक का, यानी जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव का क्या महत्व होता है। तो जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवी को क्या कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीवों को वह क्या करते हैं, जो जटिल जीव होते हैं उसको सरल रूप में बदल देते हैं। तो अपमार्जक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, सरल और कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, और वे क्या कर जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में क्या हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और उसका जो है पुनः हरे पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं भोजन बनाने में। चलिए उसके बाद है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की वह क्या विशेषता है, यानी कि जो ऊर्जा जाती है एक स्तर से दूसरे स्तर में, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो है पहला है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना वह एक देशीय होता है, क्योंकि पौधे में जो भोजन बनता है और वह शाकाहारी, मांसाहारी, इससे होते होते जो है कहाँ पहुँचता है, हमारे मिट्टी में पहुँचता है। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। और ये सब के लिए ना, ये जो आपके ऊर्जा का प्रवाह है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ना ध्यान रखिएगा, समझे। तो यहाँ पर जो है आगे स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इसको शाकाहारी के द्वारा जो है जीव क्या किया जाता है, उसको उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। मतलब ये जो घास हैं सूरज से क्या किए, ये भोजन बनाए,
और भोजन को कौन खाया, शाकाहारी खाया, और उसके बाद जो है शाकाहारी को कौन खाया, मांसाहारी खाया। तो इस तरह से ऊर्जा क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में चला जाता है। उसके बाद है प्रत्येक ऊर्जा सूर्य के कारण जो है ना प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का ह्रास भी होता है। यानी कि जैसे जैसे क्या होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा क्या होती हैं वह एक ही लेवल में जो है यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते समय ना संपूर्ण ऊर्जा जो है स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं। इसके लिए हम लोगों के जो है एक वैज्ञानिक हैं लिंडमैन साहब हैं, 1942 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने 10% का नियम दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा 10% का नियम किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रखिएगा लिंडमैन ने क्या किया था, 10% का नियम दिया था, समझे। तो यहाँ पर 10% का नियम दिया था। उसके बाद आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में एक निचले स्तर से उसके ऊपर स्तर में जाने वाली ऊर्जा की हानि क्यों होती है, यानी कि यहाँ पर जो है ऊर्जा का हानि क्यों होता है। तो ये होता है आपके 10% के नियम के हिसाब से। तो जैसे ही किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से उच्च पोषी स्तर में भोजन जाते हैं ना तो ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि खाए हुए भोजन की मात्रा का 10% ही ऊर्जा जो है ना जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। बाकी 90% जो ऊर्जा होती है ना वह वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, वह विलीन हो जाती हैं। मतलब ये हुआ कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है 10% ही हो पाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, उत्पादक और अपमार्जक में क्या अंतर है, यानी कि जो भोजन बनाने वाले होते हैं और अपमार्जक यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो उत्पादक होते हैं और अपघटनकर्ता होते हैं यानी डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसमें से पहला अंतर हम लोग देखें कि इसके अंतर्गत ना हरे पौधे आते हैं यानी पादप रखे गए हैं, लेकिन अपमार्जक यानी डिकम्पोजर्स के अंतर्गत क्या रखा गया है, सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। उत्पादक जो होते हैं ना वह स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन यह क्या हो सकता है, यहाँ पर विषम पोषी प्रकार का होता है, ये अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। उसके बाद तीसरा देखें, इसमें अकार्बनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये निर्माण करते हैं, अकार्बनिक पोषकों का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। उसके बाद ये सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, कौन, प्रोड्यूसर्स यानी पौधे सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, लेकिन ये कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं और नई पीढ़ी की जगह एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कि डिकम्पोजर्स होता है यह क्या करता है, यह मिट्टी में जीवों को मिला देता है। उसके बाद प्रथम पोषी स्तर के ये मेंबर्स होते हैं, यानी घास जो होता है ना वह क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर होता है, लेकिन डिकम्पोजर्स जो होता है वह अंतिम पोषी स्तर होता है कि नहीं, यानी सूक्ष्म जीव बाद में आते हैं ना। चलिए उसके बाद देखें कि मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों द्वारा क्यों नहीं हो सकता है। इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जीवों के द्वारा खाए गए भोजन का जो पाचन होता है विभिन्न एंजाइमों के द्वारा होता है, लेकिन एंजाइम्स अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, यानी कि सब के सब यूनिक होते हैं। किसी भी प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। जो प्राकृतिक वस्तु होते हैं या पदार्थ होते हैं उसे तो एंजाइम्स क्या कर देते हैं, वह छोटे छोटे जो हैं रूप में बदल देते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो प्लास्टिक वगैरह होता है, कांच वगैरह होता है या पॉलीथीन होता है, उस एंजाइम्स का असर ही नहीं होता है। तो यही कारण है ना कि प्लास्टिक का जो अपघटन होता है वह सूक्ष्म जीवियों के द्वारा नहीं हो पाता है। अगला सवाल है कि यदि सूर्य से पौधे को 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध हो तो निम्नलिखित आहार श्रृंखला में शेर को कितना ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का जो है आंसर हो जाएगा 20 जूल ही प्राप्त हो पाएगी। उसके बाद है कि खाद्य स्तर पर ऊर्जा श्रृंखला किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आहार श्रृंखला किसको हम लोग कहते हैं, तो परिभाषा याद रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो है ना उत्पादक जो होता है भोजन बनाता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाता है, इसको खाता है,
द्वितीयक उपभोक्ता इसको खाता है, तृतीयक जो है द्वितीयक को खाता है, और सर्वोच्च उपभोक्ता जो है क्या करता है, तृतीयक उपभोक्ता को यह खा लेता है। तो इससे जो बनता है ना एक श्रृंखला, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। यानी एक ऐसी आहार श्रृंखला जिसमें सभी जीव आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, भोजन स्थानांतरण के लिए या ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जुड़े रहते हैं। और इन्हीं में प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जितना सारा मेंबर्स है, जैसे कि ये हो गए आपके, ये हो गए, ये हो गए, सब के सब क्या हैं, आपके पोषी स्तर हैं। उसके बाद देखिए वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझाएं। तो ओजोन परत का जो निर्माण होता है वायुमंडल में, उच्च परावैंगनिक किरणों से जो है ना ऑक्सीजन जो होता है वह टूट जाता है दो नवजात ऑक्सीजन में, और जो पर्यावरण में जो ऑक्सीजन होता है ना वह किसके साथ, टूटे हुए ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या करता है, ओजोन परत बनाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। परावैंगनिक किरणें जैसे पड़ी वह क्या हो गया, दो नवजात ऑक्सीजन में टूट गया, है कि नहीं। अब फिर क्या होगा, पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन है जो पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं, और जो नवजात ऑक्सीजन है ना इससे संयोग करके क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। क्या करते हैं, ओजोन बना लेते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला याद रखिएगा आप सभी कि ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, O3 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो देखिए जो जैव निम्नीकरणीय होता है इसमें क्या खास बात होती है कि पौधे जो होते हैं ना जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, यानी ये मिट्टी में मिल सकते हैं लेकिन ये मिट्टी में नहीं मिल सकते हैं। इसकी उत्पत्ति जैविक होती है, यानी कि ये पौधे और जंतु के होते हैं हिस्से, लेकिन यह क्या होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया रहता है। ये प्रकृति में इकट्ठा नहीं होते, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं, लेकिन इसका ढेर हो लगता है और कचरा फैल जाता है, समझे। उसके बाद आगे देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक आवर्धन प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये आवर्धन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कचरा फैल जाता है, ये सड़ते गलते नहीं हैं। प्रकृति में इसका पुनः चक्रण संभव है, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, पुनः इसका रूप बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रकृति में इन पदार्थों का जो पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए कि इसके अंदर जो है मलमूत्र है, कागज है, शाक है, फल है, कचरा, ये सब के सब क्या हैं आपके, ये सब के सब जो हैं जैव आपके निम्नीकरणीय हैं, और ये क्या हैं, अजैव निम्नीकरणीय है। यानी प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, एल्युमिनियम का डिब्बा हो गया, ये सब सड़ता गलता नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, सामान्यतः प्राकृतिक में यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर अधिकतम चौथे स्तर पर होता है। क्यों, समझाना है यहाँ पर। तो अधिकतम चौथे स्तर पर ही क्यों होते हैं, कौन भाई, तो आपका पोषी स्तर अधिकतम यानी कि जो मैक्सिमम होता है 4th लेवल तक ही क्यों होता है। तो यहाँ पर समझिए कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 10% ही अगले स्तर तक पहुँच पाता है, जो कि 10% के नियम के हिसाब से है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है और प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास भी होना है। तो चौथे स्तर के बाद ना ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ना सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तर अधिकतम 4 ही स्तर तक के होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी जो हम लोग का आजू बाजू का जो क्षेत्र है, जैसे इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, तो किसी जीवधारी के आसपास का जो वातावरण होता है जो उसे या तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जो दिखता है और परोक्ष रूप से जो नहीं दिखता है लेकिन वह प्रभावित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। कोई जैसे जीव है चारों तरफ का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, तो उससे वह प्रभावित भी होता है, समझे। तो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते या के लिए पर्यावरण का जीव के साथ परस्पर अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीव अपने पर्यावरण की चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन, आहार, आश्रय, इन सभी पर जो है ये क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और इसमें क्या होता है आपके पर्यावरण में सजीव यानी कि जैविक घटक जिसको कहते हैं, जिसमें पौधे, सूक्ष्म जीव, प्राणी ये सब रखे गए हैं,
और निर्जीव में क्या रखा गया है, जिसको भौतिक पर्यावरण कहते हैं, मृदा है, स्थल है, ये सब रखा गया है, आर्द्रता, तापमान, यही सब रखा गया है। चलिए, पारिस्थितिक जो है तंत्र होता है प्राकृतिक वाला, तो इसमें क्या क्या है आपका, जैसे जलीय में जो है आपका समुद्र हो गया है ना, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो आपके कक्षा 10 के, और यहाँ पर जो है हमारा पर्यावरण से संबंधित जितने भी सारे सवाल थे हम लोगों ने एक एक करके देखा। तो इसी तरह से हम लोग जो है और भी जितने सारे आपके चैप्टर्स हैं 10वीं क्लास के, तो इसका हम लोग एक एक करके आंसर देखने वाले हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।